पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। टेबल के आगे करोड़ों रुपए रखे हैं। फिर पुलिस का मन भी ललचा जाता है। वो कहते हैं कि हम कंपनी से इस केस को सॉल्व करने के लिए, और ये जो करोड़ों रुपए जो सामने रखे हैं, इसमें से 1 करोड़ रुपए हमें उस कंपनी से हर्जाने के तौर पर लेंगे। हमारा पेट्रोल, हमारा टाइम, और जो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं या कहें जो हमारे अधिकारी हैं, उनकी सैलरी पे जितना खर्चा आया और जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया, उसका 1 करोड़ रुपए बनता है। और इस केस को सॉल्व करने के लिए कंपनी को 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे, आज इस वीडियो में आपको आखिरी में हम वो भी बताएंगे। इसके बाद पंजाब पुलिस सीवर में नीचे उतरती है और एक एक कर 50 लाख रुपए को धोती है। क्यों धोती है और क्यों पुलिस को एक नाले के अंदर उतरना पड़ा, वो भी नोट को साफ सफाई करने के लिए? क्या थी वजह, वो भी बताएंगे। तीसरी चीज, पंजाब पुलिस इस पूरे केस को जब सॉल्व कर रही थी तो उनका कहना था कि 10 रुपए की फ्रूटी और एक जूती के जरिए इस पूरे मामले को सुलझा लिया गया। 10 रुपए की फ्रूटी और जूती के जरिए कैसे कोई मामला सॉल्व हो सकता है, वो भी आज आप समझेंगे। चौथी चीज और सबसे अहम चीज, इस पूरी वारदात में जो मास्टरमाइंड है, यानी हसीना, डाकू हसीना। कौन है डाकू हसीना? इसने कैसे अपने माया जाल में इतने लड़कों को फंसाया और कैसे पुलिस इसको ढूंढने के लिए कम से कम 400 से 500 किलोमीटर दूर जाती है और एक 10 रुपए की फ्रूटी के जरिए उसको तुरंत चुटकी बजाकर गिरफ्तार कर लेती है। तो चलिए अब एक एक कर समझते हैं क्या है पूरा माजरा। तो सबसे पहले दीपक ने जितने भी पॉइंट्स बोले उसमें सबसे आखिरी पॉइंट्स पर आएंगे डाकू हसीना। आखिर कौन है ये डाकू हसीना और किस तरीके से इसने पुलिस को या यूं कहें कुछ ऐसे लड़कों को अपने ग्रुप में शामिल किया और पुलिस को उंगलियों पर नचा दिया। पुलिस इसको पकड़ने के लिए आगे पीछे शहर शहर दौड़ती रही। आप सबसे पहले तस्वीर देखिए। ये जो अभी आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये है मनप्रीत कौर उर्फ मोना उर्फ डाकू हसीना। ये डाकू हसीना इन दिनों पुलिस, जो लुधियाना पुलिस है, उसमें चर्चा का विषय बनी हुई है। आप अगर लुधियाना पुलिस की तस्वीर देखें तो उसमें भी इन्होंने अपने हाथों से इस महिला की या इस औरत की तस्वीर पकड़ी हुई है। मोना और जो मनप्रीत कौर है, ये एक तरीके से लुधियाना पुलिस के सरदर्द बन गई थी, क्योंकि इसने कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 8.5 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया है। अब वो कैसे दिया है, क्यों दिया है, क्या ऐसी वजह थी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि ये किस तरीके से इसका ऐसा जीवन बीता कि आज ये ऐसी डकैती करने पे मजबूर हो गई। तो दरअसल जो मनप्रीत है, उसके पिताजी की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है। इनकी माँ जो है वो साफ़ सफाई का काम करती हैं, घर घर जाती हैं, वहाँ पर साफ़ सफाई करती हैं लुधियाना में। इन्होंने घर पकड़े हुए हैं, हर जगह कहीं खाना बनाती हैं, किसी के घर में झाड़ू पोछा करती हैं। इस तरीके से अपने बच्चों को पाल रही थी। जब मनप्रीत के पिताजी की मौत हो गई, उसके बाद से ही अपने नाना नानी के घर रहने लगी। अपने नाना नानी के घर रहती थी और साथ ही अपने घर पर आती थी और अपने मम्मी से मिला करती थी। इनके भाई भी हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई। अब जो इनका बड़ा भाई है वो मजदूरी करता है, दिहाड़ी पर काम करता है। लेकिन जो छोटा भाई है वो थोड़ा अलग मिजाज का है। अगर छोटे भाई की बात करें तो वो अक्सर, जो मनप्रीत है या जो हमारी डाकू हसीना है इस कहानी में, उसको अक्सर ये बोलता था कि हमें पैसे कमाने हैं, बड़ा आदमी बनना है, किसी भी तरीके से हमें पैसे कमाने हैं। ये अक्सर अपनी बहन को इस तरीके से चीज़ें बोला करता कि बहन आगे चल के हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, हम ऐसी लाइफ नहीं जी सकते जैसे आज मम्मी काम कर रही हैं घर घर जाके, हम ऐसे नहीं जिएंगे, हम बहुत बड़ा आदमी बनेंगे। अब ये सारी जो चीज़ें थी ये मनप्रीत के मन में घर कर गई। उसे भी लगा कि जो भी हो, मेरा एक भाई जिसे वो काका बोलती है, वो दिहाड़ी पर काम करता है, मजदूर है। माँ मेरी घर घर जाकर बर्तन धोती है, साफ़ सफाई करती है, पिताजी हैं नहीं। छोटा भाई बोलता रहा कि बड़ा आदमी बनना है। तो ऐसे में जो ये मनप्रीत है, इसके मन में भी ये चीज़ें आने लगी कि हो ना हो बड़ा आदमी तो बनना है। कैसे बनना है ये अलग चीज़ है, लेकिन बड़ा आदमी बनना है ये इसने ठान लिया था। अब और इसकी पर्सनल लाइफ पे जाएँ तो इसने अगर गाँव वाले की माने और रिपोर्ट्स की माने तो 4 शादियाँ इसकी हुई हैं। जो अभी इसका पति है जसविंदर, जिसके साथ आप इसकी अभी तस्वीरें देख रहे हैं, ये इसका हाल ही का पति है। इससे पहले इसके 3 पति और रह चुके हैं जिनसे इसका तलाक हुआ। उसके बाद इसने जसविंदर से शादी की। अब यहाँ पर शादी करने के बाद इसकी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन वही प्लानिंग चल रही थी कि किस तरीके से पैसा कमाए। इसके बारे में एक चीज़ और कह रहे हैं गाँव वाले कि ये अक्सर लोगों को ठगती है, छोटी छोटी ठगी करती थी। कैसे ठगती थी? किसी के घर से कुछ सामान ले आती थी,
उधार पर ले आती थी, फिर वापस नहीं लौटाती थी। ये एक स्टेप हो गया। अब गांव वालों से जब हमारे रिपोर्टर्स ने और तहकीकात की तो और चीज़ें सामने आई कि ये सामान किश्तों पर खरीदती थी। दुकान में जाती, इंस्टॉलमेंट पर या जिस तरीके से किश्त पर सामान खरीदा जाता है वो खरीद लेती, उसके बाद पहली किश्त तो चुका देती ताकि ये लगे कि हाँ मैंने आपका जो डाउन पेमेंट है वो दे दिया, या फिर पहली किश्त दे दी, इतना हुआ। उसके बाद ये गायब हो लेती थी सामान लेकर, ना किसी को पता, और लोकल मार्केट में जाती थी। कोई ऐसा भी नहीं कि आपने बैंक से लोन लिया है, उसकी सारी डिटेल हो आपके पास, आप लुधियाना के किसी गांव में रह रहे हो, आप किसी लोकल दुकान पे गए, थोड़ी बहुत जान पहचान है, आपने बोला मुझे दे दीजिए, ये फ़ोन मुझे आप दे दीजिए, इसका मैं इतना 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 किश्त बना दो, और वहाँ के दुकानदार ने बना दिया। तो इस तरीके से जो वहाँ के दुकानदार थे उनसे किश्तों पर सामान ले लेती थी और फिर सामान लेकर फरार हो जाती थी। और कोशिश इसकी यही रहती थी कि छोटे छोटे सामान ये खरीदे जो ये अपने साथ कैरी कर पाए या जिसे वो ये अपने साथ भी लेकर जा सके। तो इस तरीके से इसने छोटे छोटे ठगी को करने का अंजाम दिया, छोटी छोटी जो वारदातें हैं उन्हें अंजाम दिया। लेकिन जिस वक्त ये इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रही थी, किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये जो औरत है, ये जो डाकू हसीना है, एक दिन 8.5 करोड़ की डकैती को अंजाम देगी। अब वो उसने कैसे दिया, किस तरीके से इसने उस डकैती को अंजाम दिया, और किस तरीके से इसने एक ऐसे शख्स से दोस्ती की जो यूँ कह सकते हैं कि जो इस पूरे जो डकैती हुई इसका मास्टरमाइंड है, या उसने पूरी तरीके से इसको सपोर्ट किया। कौन है वो शख्स, तो ये चीज़ें भी आप अब समझिए। देखिए, जो मोना है वो तो बहुत पहले से ठगी कर ही रही थी, तो उसका मानना था कि बड़ी छोटी चोरी करना तो आसान है, अब मैं बड़ी चोरी करती हूँ और जल्दी अमीर भी बन जाएंगे। और इसका पूरा मकसद ये था कि मेरी प्लानिंग तो फेल हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब मैं इसका जब प्लान बनाऊंगी तो इसमें कोई लूप होल होगा ही नहीं। शायद ये सच भी हो जाता, वो आखिरी में बताएंगे क्यों सच हो जाता। दरअसल मोना ने एक रेप का केस दर्ज करवा रखा था शख्स पर। वो अक्सर इसी सिलसिले में कोर्ट आना जाना उसका लगा रहता। इसी बीच में उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए जसविंदर नाम के लड़के से हुई। दोनों में प्यार हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले भी 4 शादी उसकी हो चुकी है। फिलहाल के लिए ऑन द रिकॉर्ड जसविंदर उसका पति, जिसके साथ वो पकड़ी भी गई। जसविंदर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए दोनों में दोस्ती हुई, क्योंकि खूबसूरत थी ही मोना। तो मोना और जसविंदर साथ रहने भी लगे। लेकिन बार बार जिस पर मोना ने रेप का केस दर्ज करवाया था, उस सिलसिले में कोर्ट आना जाना उसका लगा रहता था सुनवाई के तौर पर। यहीं पर एक शख्स से उसकी मुलाकात होती है, नाम है उसका मनिंदर मोनी। मनिंदर मोनी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मनजिंदर मोनी, माफ कीजिएगा, मनजिंदर मोनी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इसने अपने प्रोफाइल पर खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया हुआ है सोशल मीडिया के जरिए। और जो ये जो मोना है, मोना का भी अगर मैं कैरेक्टर बताने की कोशिश करूं, मोना ने अपने आप को एज अ वकील हर किसी को बता रखा है। यहाँ तक कि जसविंदर जो पति है उसका, उसने भी अपने घर वालों को ये कहा कि जिससे मैं शादी कर रहा हूँ मोना एक वकील है। असल में कुछ भी नहीं था। पहले एक गली वाले मोहल्ले वालों को धोखा दे रहे थे, फिर अपने परिवार वालों को भी धोखा देने लगे। इसी सिलसिले में जब मनिंदर मोनी जो कोर्ट में जब जाती थी, तो उस एटीएम में पैसे देने के लिए या पैसे रखने के लिए सिक्योरिटी के तौर पर वहां पर आया जाया करता। अक्सर कोर्ट में सुनवाई होती, इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई। मोना इतनी शातिर थी, इतनी चालाक थी, उसे लगा कि क्यों ना इस दोस्ती की जाए मोनी से और पता लगाया जाए कि इनका सिस्टम काम करता है तो कैसे करता है। CMS सिक्योरिटी उस सिक्योरिटी कंपनी का नाम है। मोना लगातार पहले थोड़ी सी उससे बातचीत करने की कोशिश की कि अरे भैया आप यहाँ पे क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो। तो शख्स ने बताया कि हम ATM में पैसा डालने का काम करते हैं। जैसे ही उसने सुना मोना ने कि पैसा डालने का काम करते हैं, मोना ने उसे सोचा कि क्यों ना इसे अपने जाल में फंसाया जाए। मोना उससे धीरे धीरे करके हर चीज़ उगलवाती गई कि आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, क्या शिफ्ट रहती है, कैसे एक वैन में कितने रुपए एक बार में ले जाया जाता है, ATM में कितने रुपए आप एक बार में डालते हो, अगर ATM में अगर पैसे पहले से पड़े हों तो आप कितने रुपए वापस ले जाते हो, कैसा रिकॉर्ड रखते हैं, कितनी सिक्योरिटी रहती है। मोना धीरे धीरे बातचीत में उसने मोनी को इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया, मनिंदर मोनी को, कि वो उसकी बातों में आ गया और सोचने लगा कि जब मैं कंपनी के बारे में इतना कुछ जानता हूं तो क्यों ना कंपनी से ही पैसे ठग लिए जाएं। अब मोना जो कि मनप्रीत है, उसका पति जसविंदर, और जो मनिंदर मोनी है जो उस कंपनी का ही एम्प्लॉय है और अपनी कंपनी को ठगने का पूरा प्लान बना रहा है, इन 3 लोग बैठते हैं और सोचते हैं कि कैसे पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया जाए। फिर जसविंदर अपने भाई को मिलाता है, फिर इस जसविंदर का भाई जो बीवी है जसविंदर की, और मनिंदर मोनी जो कंपनी का एम्प्लॉय है, 4 लोग हो गए। इन्होंने सोचा कि इतनी आसानी से तो लूट को अंजाम नहीं दिया जा सकता, तो इन्होंने मनिंदर मोनी को कहा कि तुम और बाकी लड़के इकट्ठा करो, और टोटल मिला के हो जाते हैं 9 लोग।
9 लोग मिलकर इस वारदात को अंजाम देते हैं। किस तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं, चलिए अब वो भी समझते हैं। अब जिस शख्स का नाम लिया गया मनजिंदर मोनी, वो बहुत ही अहम कैरेक्टर है, उसके बारे में आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि सीएमएस सिक्योरिटी जो एक कंपनी है जो एटीएम में कैश डलवाने का काम करती है, वहाँ पर करीब 4 साल से मनजिंदर काम कर रहा था। अब जब इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात एक बार डाकू हसीना से हुई, तो दोनों ने मिलकर बातचीत की किस तरीके से हम आगे चीज़ें कर सकते हैं। जो जो मोना है वो अक्सर मनजिंदर से पूछती कि तुम किस तरीके से इसमें पैसे डालते हो, कितने पैसे भेजे जाते हैं, क्या किया जाता है। तो इस पर एक बार चुटकी लेते लेते मनजिंदर ने बोल दिया, तू क्या डाका डालेगी? तब जो डाकू हसीना उसने बोला था, क्या पता डाल भी लूँ। तो ये सारी बातें हुई और फिर बातें इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने मिलकर प्लानिंग कर ली, और प्लानिंग के तहत ये डिसाइड हुआ कि जो शुक्रवार का दिन होता है उस दिन जो पैसा है, जो कैश है, वो ज़्यादा होता है, और उसी दिन सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जिस दिन लूट को अंजाम दिया जाए। अब इसके लिए ये लोग ये दिन तय करते हैं कि जिस दिन जो गार्ड हैं वो थोड़े थके हुए हों, या उनकी ड्यूटी ऐसी लग गई हो कि वो काम करने का उनका मन नहीं हो रहा हो, या कोई लापरवाही हो जाए, क्योंकि वो एम्प्लॉय था अपने कंपनी का, इसलिए उसे ज़्यादा पता था, एक तरीके से वो लूप होल था अपनी कंपनी के लिए। तो वो सारी चीज़ें मोना को बताने लगा। उसने बताया कि फ्राइडे का दिन होता है और उस दिन शायद जो ड्यूटी है ना 2 गार्ड की लगी है, लेकिन उनकी जो ड्यूटी है वो 24 घंटे की लगी है। 2 गार्ड रहेंगे लेकिन ड्यूटी 24 घंटे की है, हो सकता है हमारी किस्मत खुल जाए। अब जब मनप्रीत ये चीज़ें सुनती है तो बोलती है ठीक है, शुक्रवार का दिन हम तय करते हैं। तो अब तारीख थी 10 जून की रात। उस दिन करीब 1:30 बजे का वक्त होता है जब जो कैश वैन है वो बाहर निकलती है। तो ये लोग क्या करते हैं, पीछे का जो दरवाज़ा होता है कंपनी का, उसके थ्रू जो मनजिंदर है वो इन जितने भी लड़के इकट्ठा करता है उन्हें एंट्री दिलवा देता है। और उस वक्त एक आप ये देखिए कि जो गार्ड थे, जो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, उनकी 24 घंटे की शिफ्ट थी, जिसमें से वो दोनों थके हुए थे, लेकिन थकावट होने के बावजूद एक जग रहा था और दूसरा सो गया था। अब जब उन्हें लगा कि एक गार्ड तो सो रहा है, दूसरा जग रहा है, तो हम बड़े आराम से इस लूट को अंजाम दे सकते हैं, तो पीछे के दरवाजे से एंट्री कराई जाती है। अब एंट्री तो करा दी जाती है, लेकिन उस वक्त जितने भी लोग थे, जितने भी लोग वैन लूटने आए थे, उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने थे। अब काले कपड़े क्यों पहने थे? क्योंकि मनप्रीत कौर की सख्त हिदायत थी कि जो भी शख्स वैन को लूटने जाएगा वो काले कपड़े पहन के जाएगा, क्योंकि काले कपड़े की जो विजिबिलिटी होती है वो कम होती है, रात का समय है, ज़्यादा लोग नहीं होंगे। अगर तुम काले कपड़े पहन के करोगे तो लोग तुम्हें देख नहीं पाएंगे। बाई चांस अगर हम भागते भी हैं तो कोई हमें रात के अंधेरे में देख नहीं पाएगा। हम सुनसान इलाके में भाग रहे हैं, जंगल की तरफ भाग रहे हैं, तो कोई भी हमें नहीं देख पाएगा। ये सारी चीज़ें तय होती हैं। अब वो लोग अंदर जाते हैं, वैन को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। दरवाजे से घुसने के बाद, वहाँ से निकलने के बाद करीब 20 किलोमीटर तक वैन चलाई जाती है। फिर एक मल्लापुर विलेज पड़ता है, वहाँ पर एक खेत ढूंढकर, सुनसान इलाका ढूंढकर वैन को खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ से सारे लोग पैसा लेते हैं, कैश को दूसरी जगह पर रखते हैं, उसे लेकर वहाँ से फरार होते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जब पुलिस को ये सारी चीज़ें पता लगती हैं कि एक सीएमएस कंपनी है, उसमें इतने इतने करोड़ की लूट हो गई है, और जो लूट है वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, 8.5 करोड़ की। तो जब पुलिस ये सब देखती है तो उसका माथा भी ठनकता है। वो पूरा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश भी करते हैं, तो इसी सिलसिले में वो 5 लोग को अरेस्ट भी करते हैं। लेकिन पुलिस को ऐसे में जो वैन है उसमें से कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन 2 पिस्टल मिलती हैं। तो पुलिस इससे अंदाज़ा लगाती है कि जो भी शख्स वैन में दाखिल हुए वो हथियारबंद लोग थे, हथियार लेकर आते हैं। तो पुलिस को ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं कि एक प्रॉपर रॉबरी है, एक डकैती को अंजाम दिया गया है। लेकिन अब पुलिस के लिए सवाल था कि आखिर 8.5 करोड़ की डकैती को कितने लोगों ने अंजाम दिया, कौन कौन इसमें शामिल है। और पुलिस को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई इस तरीके की जो महिला है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। लेकिन जब पुलिस के सामने इस डाकू हसीना मनप्रीत कौर का नाम आता है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन पुलिस इस पूरे केस है उसको उनका जब सीएमएस सिक्योरिटी के पास जाती है, केस दर्ज करवाया जाता है, तो वहाँ से जीपीएस के थ्रू वैन को तो ट्रैक कर लेती है। लेकिन अब आप ये सुनिए कि किस तरीके से वो बाकी आरोपियों तक पहुंचती है, और जो 3 सबसे बड़े मास्टरमाइंड है, डाकू हसीना यानी मनप्रीत कौर, जसविंदर उसका पति और मनजिंदर, उन तक कैसे पहुंचती है आप ये भी समझिए। देखिए, चोरी तो हो गई। अब मोना को लगा कि पैसे तो तीनों में बराबर बंटने चाहिए, या जितने भी लोग चोरी में शामिल हैं सब में पैसे बराबर बंटने चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गई। दिक्कत ये कि पैसे कुछ ज़्यादा ही आ गए। इन्होंने सोचा कि एक वैन में कितने रुपए आ सकते हैं, तो एक वैन में सीएमएस की जो सिक्योरिटी, एक वैन में 11 करोड़ रुपए एक बार में आ सकते हैं।
लेकिन इन्होंने चुराए 8 करोड़ 49 लाख, मतलब 8 करोड़ 49 लाख रुपए चुराए। पैसे बहुत ज़्यादा हो गए थे, समझ नहीं आ रहा था इन पैसों का करे तो करे क्या। अब सुनते जाइए पैसे कैसे कैसे कहाँ कहाँ रखे गए थे। सबसे पहले क्योंकि लुधियाना में इन्होंने चोरी की, लुधियाना से बरनाला जाते हैं कौन, जो मोना है अपने ससुराल जाती है बरनाला, वहाँ पर पैसे छुपाती है। बरनाला में एक रिश्तेदार के घर पे जाती है, वहाँ से 75 किलोमीटर दूर है लुधियाना से, 75 किलोमीटर दूर जाके पहले एक घर पे पैसे छुपाती है अपने ससुराल में, फिर वहीं के बगल में एक रिश्तेदार रहते हैं उसके घर पर एक्टिवा में बिना बताए उसे पैसे छुपा दिए जाते हैं। डिक्की खोलती है, अगर एक्टिवा अगर आपने देखा हो तो उसमें एक अंदर जगह जगह होती है, वहीं पे पैसे उसने छुपा दिए। अब भी पैसे बहुत ज़्यादा हैं, समझ नहीं आ रहा पैसे कैसे लिया जाए। फिर ये देखिए लुधियाना से बरनाला 75 किलोमीटर था, 1.5-2 घंटे का समय लगता है। फिर ये वहाँ से निकल जाते हैं 100 किलोमीटर दूर, यानी बरनाला से पटियाला। अब पटियाला में ये लोग रुकते हैं रिश्तेदार के घर पे, यहाँ पे भी पैसे छुपाते हैं। लेकिन तब तक ये हर एक मूवमेंट पर, पुलिस की हर एक मूवमेंट पर नज़र बनाए रखे थे, सोशल मीडिया टीवी के जरिए देख रहे थे कि पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है, कहाँ पूछताछ कर रही है, और इनको पल पल की अपडेट मिल रही थी। जब ये पटियाला पहुंचे, रिश्तेदार के घर पे पैसे छुपा रहे थे, तभी टीवी पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि देखिए पंजाब पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन आरोपियों को 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। अब इनकी हालत हो जाती है खराब। अब इन्हें लगता है कि अरे पुलिस यहाँ तक पहुँच गई, कल को इनके पास ही पहुँच जाएगी, करे तो करे क्या। फिर ये 14 जून को ट्रेन से पटियाला से ऋषिकेश निकल जाते हैं, जो 250 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे हेमकुंड साहिब जाते हैं और सोचते हैं कि जो भी चीज़ें इनसे हुई हैं माफ़ी मांग लेंगे भगवान से और कहेंगे कि गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन अब ये जो मोना है अपने रिश्तेदारों के घर पे पैसे छुपा रही है, एक्टिवा में पैसे छुपा रही है, और जिस जिस जगह पे रुक रही है वहाँ थोड़े थोड़े पैसे छुपाते हुए जा रही है। अब जब इतने रुपए थे तो जो मोना ने जब पैसे को बंटवारा किया था, जो बाकी जो आरोपी थे उनसे भी गलती हो रही थी। गलती ये हो रही थी कि इतने पैसे देख के दिमाग खराब हो गया। जितने भी आरोपी थे वो सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जो मोटी मोटी गड्डियां हैं उसको मैं अभी हम आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंस्टाग्राम रील है, ये वही आरोपी है या कहे चोर है जिसने अपनी गाड़ी में कुछ पंजाबी गाना लगाकर पैसों की दिखा रहा है, मतलब वाहवाही कर रहा है, देखिए मेरे पास इतने पैसे हैं। तो पुलिस को भी शक हुआ कि इतना नॉर्मल सा लड़का है, इसके इतने पैसे कहाँ से आए। देखिए ये जो सुई है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे, लोग जबरदस्ती अपने पैसे को दिखावा करने के चक्कर में पहली नज़र में पुलिस एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। उसके बाद मोना तक भी ये जांच पहुंची। मोना हेमकुंड साहिब जाती है, लेकिन पुलिस उस तक पहुंचती कैसे है, क्योंकि ये जो पूरी वारदात थी पंजाब में हो रही थी। ये वो अपने क्राइम ऑफ सीन से कम 400 से 450-500 किलोमीटर दूर आ चुके थे। पुलिस फिर भी उन तक पहुंच जाती है। याद रखिए मोना इतनी शातिर थी, उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था, किसी से बातचीत नहीं करी थी, सोशल मीडिया में भी एक्टिव नहीं थी। लेकिन पंजाब पुलिस 100 घंटे के भीतर भीतर पहले 60 घंटे के अंदर 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंस्टाग्राम रील के जरिए उन तक पहुंच भी जाती है। लेकिन 100 घंटे के अंदर मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंचती है, वो भी इतनी शातिर मोना के पास, वो भी आप समझिए कि कैसे मोना तक पंजाब पुलिस पहुंचती है, उसे गिरफ्तार कैसे करती है। ये भी अच्छी कहानी है। अब जब पहला आरोपी, पहला मास्टरमाइंड जो मनजिंदर है, वो 60 घंटे के अंदर जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी मोना को पकड़ना और उसका जो पति है जसविंदर, उसे पकड़ना। इसके लिए पुलिस हर तरीके से हाथ पांव मार रही थी, लेकिन तभी उन्हें एक क्लू मिलता है। क्लू क्या मिलता है? जब मोना के परिवार वालों से बात की जाती है, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि कहाँ है आपकी बेटी, कितने दिन से गायब है, आपसे कब आखिरी बार बात हुई, ये सारी चीज़ें पूछती है। तो उसकी माँ बताती है मोना की कि फ़िलहाल तो मेरी कोई मोना से बात नहीं हुई, कुछ रिश्तेदारों के घर भले वो गई लेकिन मेरी कोई बात नहीं हुई। लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि जब मैंने उसे आखिरी बार देखा तो उसने पिंक और वाइट कलर के स्नीकर्स पहने हुए हैं। अब एक क्लू पुलिस को मिल जाता है कि कुछ भी हो, पुलिस को लगता है कि एक बेटी माँ से तो मिल के जाएगी ही अगर वो कहीं जा रही है। तो वो एक क्लू को पकड़ कर चलते हैं कि अगर कोई महिला इस तरीके से मिलती है तो हम उसकी जांच करेंगे। अब ऐसे में पुलिस को एक क्लू और मिल जाता है। दरअसल जब इतना बड़ा कांड हुआ, इस तरीके की लूट को अंजाम दिया गया, तो पुलिस ने जितने भी मोना के फैमिली मेम्बर हैं, जसविंदर के फैमिली मेम्बर हैं या मनजिंदर के फैमिली मेम्बर हैं, जितने भी आरोपी हैं उनके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, उनके फ़ोन को सर्विलांस पर ले लिया। अब ऐसे में जब पटियाला से ऋषिकेश मोना पहुंचती है अपने हस्बैंड के साथ, तो वहाँ पर वो फ़ोन तो रखती नहीं है क्योंकि उसे लगा मैं ट्रैप हो जाऊँगी, पकड़ी जाऊँगी। इसके लिए वो होटल रूम से वहाँ पर लगे फ़ोन से अपनी माँ को कॉल कर देती है। अब जैसे ही मोना फ़ोन करती है, माँ फ़ोन उठाती है,
सारा जो फ़ोन है वो ट्रेस हो जाता है, क्योंकि सर्विलांस पे लगा था। पुलिस को पता लग जाता है कि उसकी लोकेशन इस वक्त ऋषिकेश है। अब पुलिस की पूरी टीम वहाँ पहुँचती है, जो भी जांच पड़ताल हो रही होती है, हर जगह चेकिंग लगाई जाती है। लेकिन ऐसे में पुलिस को एक आइडिया आता है कि उन्हें ये पता लगता है कि इससे एक टिप मिलती है कि जो मोना है और जो उसका पति है वो ऋषिकेश से सीधा हेमकुंड साहिब जाने वाले हैं। बहुत ही पवित्र जगह है वो, वहाँ पर जाने वाले हैं और उनको पता लगता है कि माथा टेकने के लिए वो लोग वहाँ जाएंगे। अब ऐसे में जो हेमकुंड की तरफ जाता हुआ रास्ता है, वहाँ पर जो पुलिस है वो लंगर लगा देती है। उन्हें लगता है कि जितने भी शरणार्थी हैं, जो भी भक्तगण आ रहे हैं, उनके लिए एक लंगर लगा देते हैं और ऐसे में हो सकता है कि जो डाकू हसीना है वो भी ट्रैप हो जाए। तो वो लोग ठंडे पानी और फ्रूटी का लंगर लगा देते हैं और फ्री का लालच, जिस तरीके से मोना ने लालच किया कि हम वैन लूट लेते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी उसका लालच उसे ले डूबता है। वो लालच के चक्कर में उसे लगता है 10 रुपये की फ्री फ्रूटी मिल रही है, वो अपने गाड़ी से उतरती है और जाती है सीधे वहीं पर। वहाँ पर वो फ्रूटी पीने के लिए अपना मुंह से जो उसने मास्क लगाया होता है वो हटा देती है। पुलिस वाले उसे पहचान लेते हैं, लेकिन उस वक्त जो पुलिस वाले हैं वो बिल्कुल भी अफरा तफरी नहीं मचाते, बाकी कुछ नहीं करते। शक्ल देख लेते, लेकिन उन्हें अभी भी स्नीकर्स देखने थे, क्योंकि उन्हें डाउट था। थोड़ी जो महिला है उसका चेहरा कुछ बदला लग रहा था, क्योंकि जो पुलिस के पास फोटोज है उसमें मेकअप में फ़ोटोज़ हैं या अलग तरीके की फ़ोटो थी। वहाँ पे उसने अपना हुलिया बदला हुआ था, पूरा जूड़ा बनाया हुआ था, मुंह पूरा ढका हुआ था, सिर्फ इतना फेस दिख रहा था। तो पुलिस को अंदाज़ा हुआ, लेकिन उन्हें कंफर्म करना था। इसके लिए वो उस महिला और उस आदमी को, जो फ्रूटी पीने आते हैं, जिन पर उन्हें डाउट होता है, उसे वो फॉलो करते हैं और जब अंदर उससे दर्शन भी करने देते हैं, वो माथा टेक कर आती है अपने पति के साथ और जैसे ही वो सीढ़ियों से आती है, उसका मुंह खुला हुआ होता है। पुलिस वहाँ पर देख लेते हैं उसके स्नीकर्स भी और फिर उन्हें फॉलो करते करते तुरंत सीढ़ियों पर दबोच लेते हैं। जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। पुलिस को जो पूरा डाउट था वो क्लियर हो जाता है। पुलिस उन्हें पकड़ कर लाती है और फिर सारी चीज़ें सामने आती हैं और पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि ये डाकू हसीना मनप्रीत कौर ही है और उसके साथ जो आदमी खड़ा है वो उसका पति है। अब 100 घंटे के अंदर ही पुलिस जो है वो इन मास्टरमाइंड्स को, ये जो 2 मास्टरमाइंड है, इन्हें अरेस्ट कर लेती है और इससे पहले जो एक मास्टरमाइंड था मनजिंदर, उसे भी अरेस्ट कर लेती है। और उसका तो आपने जैसे एक वीडियो क्लिप भी देखी, किस तरीके से उसने पानी, जो घर के सामने उसके एक सीवरेज बना हुआ है, उसमें किस तरीके से उसने पैसे फेंक दिए, छुपा दिए, या यूँ कहें जब उसे पुलिस बुलाती है कि आपकी हाजिरी है, चलिए पुलिस स्टेशन में आपसे कुछ पूछताछ करनी है, उससे पहले वो पैसे छुपा देता है। अब आप ये देखिए किस तरीके से वो पैसे छुपाता है। इतने करोड़ की लूट में पुलिस क्या कुछ पैसे बरामद कर पाई? कितने रिकवर कर पाई? अगर रिकवर भी किए तो कितने किए? अब आप पैसों का ये पूरा जो झोल है या पूरा जो ये तिकड़म है, ये समझिए। देखिए, हम तो आपको स्टूडियो में बैठ के बता रहे हैं, लेकिन जो ये पूरा मामला जिसने कवर किया, मनीष अत्रे नाम है, ये लगातार कई दिनों से इस केस को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने बहुत अहम जानकारी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बताई हैं कि कैसे पुलिस कार्रवाई कर रही थी। दरअसल जो 60 घंटे के भीतर भीतर जब 5 लोग गिरफ्तार हुए तो उनसे 5 करोड़ 75 लाख रुपए रिकवर हुए। अब एक दिन बाद ही फिर एक और शख्स पकड़ा जाता है, उसे 25 लाख रुपए की उगाही होती है। अब जब पुलिस अपने पुलिस से पूछताछ कर रही थी तभी एक शख्स और टूटता है, यानी जो मनजिंदर मोनी था वो टूटता है। फिर कहता है कि देखिए जनाब, मैंने आपको पहले तो बता दिया कि 50 लाख रुपए रिकवर हो गए थे, मैंने 50 लाख रुपए और कहीं छुपा के रखा है और वो जगह है सीवर में। मैं घर के बाहर जो सीवर है, मैंने पॉलीथिन में पैसे डालकर और नाले में, ताकि पानी से खराब ना हो, तो नाले में चाहो तो पत्थर डालकर उसके ऊपर कैश छुपा कर रख दिया है, घर के बाहर जो नाली है, और उसको ढक दिया उसने, ताकि किसी को भी ये पता ना चल पाए कि अंदर है तो है क्या। अब जो ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस वाले नोट को निकाल के साफ कर रहे हैं, सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, गंदगी साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही नोट हैं। अब जब ये मोना पकड़ी गई तो उसके बाद से 12 लाख रुपए रिकवर हुए। तो कुल मिलाकर अगर पूरे जो 8 करोड़ 49 लाख रुपए जो चोरी हुए थे, उसमें से अब तक जो पुलिस ने 5 करोड़ 96 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं। बाकी पैसे कहाँ गए? तो हमने जो मनीष अत्रे जी से पूछा भी, तो उन्होंने कहा देखिए पुलिस जो उनके सूत्र है, या कहें कि पुलिस भी दबे दबे आवाज़ में बता रही है कि देखिए इतने पैसे तो रिकवर नहीं हुए, पैसे कम रिकवर हो पाए हैं। दरअसल हुआ यूँ कि जब मोना या जो बाकी जो जितने भी चोर थे, उन्होंने क्या किया, जब अपने रिश्तेदारों के घर पे पैसे छुपाए, कहीं कहीं पैसे छुपाए, तो जिसके घर पे पैसे छुपा रहे थे वो भी पैसे लेकर फुर हो गए हैं। अब नहले पे दहला हो गया, चोर से ही चोरी हो गई। तो कम से कम अभी भी 1.5 करोड़ के आसपास पैसे की, 1.5 से 2 करोड़ रुपए जो पैसे उनको रिकवर करने हैं, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि चोर से चोरी हो गई है। अब लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़, जो पुलिस कमिश्नर है मनदीप सिंह सिद्धू,
उन्होंने कई सवाल उठाए सीएमएस कंपनी पे। उन्होंने कहा है कि वो जो सीएमएस कंपनी की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उससे बहुत ज़्यादा खफा है। एक सिक्योरिटी कंपनी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सिक्योरिटी सिस्टम पर ही ध्यान नहीं दिया। इतना बड़ा लूप होल कैसे वो छोड़ सकते हैं? तो जो मनदीप सिंह जो कमिश्नर हैं वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे पैसे, हमारे पेट्रोल, हमारे अधिकारियों की जो सैलरी है, हमारा जो इतना टाइम वेस्ट हुआ, जो आपकी सिर्फ आप ही के लिए एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय की तरह हम आपके पैसे ढूंढ रहे हैं, जांच कर रहे हैं, बल्कि वो अधिकारी, इतने बड़े बड़े अधिकारी जो शहर के लोगों के लिए काम कर सकते थे, क्राइम को सॉल्व कर सकते थे, उनका ये भी कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई क्राइम सॉल्व नहीं करेंगे, शहर में कहीं की क्राइम होगा पुलिस सॉल्व करेगी। लेकिन जिस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी के लिए पूरा महकमा लगा हुआ था सॉल्व करने के लिए फटाफट, तो कहीं ना कहीं सीएमएस कंपनी जो खर्च आया इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं पंजाब पुलिस ने, तब जाके 5 करोड़ 96 लाख रुपए रिकवर हो पाए हैं, जो अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नोटों की जो गड्डियां लगी हैं ये उसी की हैं, लेकिन अभी भी रुपए गायब हैं, फुल रिकवर नहीं हो पाया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वो बाकी पैसे भी रिकवर कर लेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरीके से जो सिक्योरिटी कंपनी है जो एटीएम में पैसे देने जाती हैं, कंपनियों को भी अपनी सिक्योरिटी पे इंतजाम देना चाहिए। और जो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आ रहा है कि पुलिस कमिश्नर ने ये जरूर कहा कि देखिए हमने तो केस सॉल्व कर लिया, लेकिन हम 1 करोड़ रुपए उस कंपनी से बात करेंगे कि हमारा जितना भी खर्च है वो कंपनी ही बेयर करे। लेकिन हमारे मन में ये सवाल है कि पुलिस क्या सही है? यह सही होगा कि किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस पैसे मांगे, वो भी चाहे कंपनी हो, कल को किसी से भी गलती हो जाए तो उस केस को सॉल्व करने के उस शख्स से क्या पैसे मांगे जाएंगे? पुलिस कमिश्नर का ये भी कहना है कि देखिए अगर किसी से गलती, मैं आपको पूरा कोट करके बता देता हूं। उन्होंने लिखा है कि अगर क्राइम किसी की गलती से हो तो उसको हर्जाना लोगों को भुगतना पड़े, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि लूटकांड में सबसे बड़ी गलती कंपनी की है जहां सिक्योरिटी सिस्टम ही सही नहीं है। कल को मेरे घर में कैमरा खराब हो जाए और मेरे घर पे चोरी हो जाए तो चोरी, मैं ये थोड़ी कहूँगा, पुलिस वाले थोड़ी कहेंगे कि आपके घर पे सीसीटीवी गलत लगा हुआ था। पुलिस का काम है सॉल्व करना, हम मानते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आपके बड़े बड़े अफसर लगे ही ले, इसी से तो पुलिस की तारीफ होती है। अब लॉरेंस को जो मामला आया था, जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो चीज़ें हुई थी, वहाँ पे भी अगर आप कल को केस सॉल्व करके गए हैं, देखिए हम तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी को पकड़ रहे थे, हमने तो सिद्धू मूसेवाले के परिवार के लिए काम किया, ये चीज़ें तो नहीं होती हैं। एक कंपनी की तरह काम किया, प्राइवेट कंपनी के तौर पे जो पंजाब पुलिस ने काम किया, बहुत सराहनीय काम है। बहुत जितनी जल्दी और जितनी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस ने पकड़ा, कहीं ना कहीं पुलिस को पैसे तो नहीं मांगने चाहिए थे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी जैसी भी आपकी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।